नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ, जो है इस्मत चुगताई की चर्चित विवादित कहानी लिहाफ। लिहाफ को जिसने भी पढ़ा वह इस कहानी का मुरीद हो गया। हालांकि 1942 में जब यह कहानी अदाब लतीफ में पहली बार छपी तो इस्मत को कोर्ट में केस भी लड़ना पड़ा। इस कोर्ट केस में इस्मत की जीत हुई। लिहाफ को हिंदुस्तानी साहित्य में लेस्बियन प्यार की पहली कहानी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। यह जिक्र तब का है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उसके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि कमबख्त इतनी लड़ाका मैं क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी बहनें आशिकी जमा रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भिड़ न सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसीलिए दामाद बना लिया था कि वह पकी उम्र के थे मगर निहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक निहायत अजीबो करीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमर के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वे उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वह बेचारी पतली दुबली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहां से जब वह पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वह एक नवाब की बेगम बनकर आई और चपरखट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरग्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दरारों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियों और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पे लौटने लगी, या जब से वह मन्नतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वाने भी चित्त हो गई। कहीं पत्थर में जोक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल भी टूट गया और वह इस्माइल की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ ना मिला। इश्किया नॉवल और जज्बाती अखबार पढ़कर वो और भी पस्त हो गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हरसत की पोट बन गई। चूल्हे में डालो ऐसा कपड़ा लता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रौब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत है कि शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और ना वे कहीं उन्हें आने जाने देते हैं। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वह बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून खौलता था कि सबके सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़ों का साजो सामान बनवाने आन मरते हैं, और वह बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? पर ये बेगम जान की जिंदगी थी, जीना तो बंधा था नसीबों में। वह फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ। गाल चमक उठे
और हुस्न फूट निकला। एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वह 40-42 की होंगी। ओफो, किस शान से वह मसनद पर नमीद राज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक उदय रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वह महारानी की तरह शानदार मालूम होती थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग बिगड़े हुए देखी ही नहीं। क्या मजाल जो एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और अबरू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमाने सी खिंची होती थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं। भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरतअंगेज जाजीबे नजर चीज थी वह उनके होठ थे। अमूमन वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठ पर हल्की हल्की सी मूछें थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र के लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टांके लगा दिए हों। आमूमन वह अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए किसोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वह बहुत लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बा उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरियात जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम ना था, बस वह सारे वक्त उनके छपरखट पर चढ़ी कभी पैर पर, कभी सिर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्सों को दबाया करती। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो रब्बो कुछ ना कुछ दबा ही रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़गल कर खत्म ही हो जाए। और फिर वह रोज रोज मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। अमूमन सिर्फ रब्बो ही रही, बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती हुई दरवाजे पे से ही जरूरियात की चीजें दे जाती थी। बात यह थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटने मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं है, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जिल्द के अंदर की बीमारी हो तो खैर। नहीं भी, ये डॉक्टर तो मुँह पागल है, पागल। कोई आपके दुश्मनों का मर्ज है? अल्लाह रखे, खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुराकर कहती, महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। और यह रब्बो, जितनी यह बेगम जान गोरी थी उतनी ही यह काली, जितनी बेगम जान सफेद थी उतनी ही यह सुर्ख, बस जैसे तपाया हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते थे। और ये नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। कभी कमर पर तो वह लीजिए फिसलकर गए कूल्हे पर, वहां से रपटे रानों पर और फिर दौड़े टखनों पर। मैं तो जब कभी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफेद झाग के कुर्ते, और पंखा भी चलता हो फिर भी वह हल्की दुलाई जरूर जिस्म पर ढकी रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता था। वह हिलती डुलती बहुत कम थी,
कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस। रब्बो से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थीं। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशा अल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलसों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहां उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे, लोग न जाने क्या क्या चुटकले गरीब पर उड़ाते, मगर वह दुनिया में किसी से मिलती ही न थी। वहां तो बस वह थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों के साथ मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसीलिए वह हफ्ता भर बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल यह उठा कि मैं सोऊं कहाँ? कुदरती तौर पर बेगम जान के ही कमरे में। लिहाजा मेरे लिए उनके छपरखट से लगाकर एक छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान चांस खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोचा। रात को एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे अजीब सा डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया। लिहाफ नीचे दब गया। क्या है? सो जाओ, बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे किसी आवाज से कहा। सो जाओ, डर किस बात का है? आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यालमू माँ बीन पर हर दफा आकर अटक गई। हालांकि मुझे वक्त पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा उन्होंने। और फिर 2 आदमियों की खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, यह दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात का खौफनाक नजारे का ख्याल भी ना रहा। मैं हमेशा से वहमी हूं। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो मुझे बचपन में रोज होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी ना रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था। मगर दूसरी रात को जब मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में झगड़ा बड़ी खामोशी से छपरखट पर ही तय हो रहा था और मेरी खाक समझ में ना आया कि फैसला हुआ क्या। रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबराकर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वह बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर किसी तरह भी नहीं मानता था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी नहीं आता था। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाया भी नहीं और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूं। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वह आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पीकर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो। बेगम जान बोली, इधर जरा शाने से नीचे।
हाँ भाई, वही वही। वह सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वह मुझसे ही खुजली करवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ यहाँ आई, तुम तो गुदगुदी करती हो। वाह, वह हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्ची हूं अभी मैं? बच्ची नहीं तो क्या, बूढ़ी हो गई हो। वह हंसी। गुड़िया नहीं तो बनवा लेना कपड़े, पहनना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े। सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वह मुतवातिर बातें करती रही। सुनो, तो तुम्हारी फ्रॉकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं, वह लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसी हैं। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी नहीं हुआ। बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचे डालती हैं। बेगम जान शराफत से मुस्कुराई और मैं झेंप गई। इधर आके मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लेटा लिया। हद है, कितनी सूख रही है, पसलियां भी निकल रही हैं। उन्होंने मेरी पसलियां गिनना शुरू की। मैं भुनभुनाई, उई, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुल बुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वह भी ऊट पटांग। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा कि किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से बीचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होठ पर सियाही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे थे मगर नरम नरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारके के महीन कुर्तों में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गरेबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में खूब अंधेरा था। मुझे एक नामालूम डर से दहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी। वह मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूत सवार था। और मेरे दिमाग का यह हाल कि न चीखा जाए न रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वह पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैंने समझा कि अब मरी है और वहां से उठकर सरपट भागी। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ? चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती थी, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे? और कहती भी तो क्या कहती कि बेगम जान से डर लगता है। तो यह बेगम जान मेरे ऊपर चांद छिड़कती हैं। आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूं और मरूंगी निमोनिया में। लड़की क्या मेरा सिर मुंडवाएगी? जो कुछ हो हवा गया तो आफत आ जाएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वह खुद मुंह हाथ धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना।
वह तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, मैं जरा कपड़े बदल लूं। वह कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा, आखिर ऐसा भी मैं भाइयों से क्या लड़ती हूं जो तुम मुझे इस मुसीबत में। अम्मा को हमेशा मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद था। कहो भला, लड़के भी क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वह तो औरत जात को सात तालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वह दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां ना टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखकर बैठी रही। उन्होंने कपड़े बदले, 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने उन्हें और भी अंगार बना दिया। वह चली मुझ पर लाड उतारने। मैंने कहा, घर जाऊंगी। मैंने उनकी हर राय के जवाब में यही कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खली की तरह फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने का रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियां खट्टी होती है बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वह थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वह मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी, झाड़ झंकार हो गई। ओह, वह झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुपक गई। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रोआ रोआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने लगा बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी यह बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मुई तो है ही सदा की चट्टू। जरूर यह तरमाल उड़ा रही है। मैंने नथुने फुलाकर सू सू हवा को सूंघा, मगर सिवाय अतर, संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस नहीं हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनाना शुरू की कि मैं लरज गई। मालूम होता था गो गो करके कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है। मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई ना हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने बिछौने में। आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।